पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा मूवी जो कि लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक ये फिल्म 400 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। इस मूवी में लाल चंदन की तस्करी को फिल्माया गया है। असल में ये फिल्म एक डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसने 40 सालों तक कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों पर राज किया और यहाँ की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीरप्पन की। वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई पुष्पा फिल्म आज के समय मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। वीरप्पन का घर जंगल हुआ करते थे। सैकड़ों एकड़ में फैले जंगलों को इससे बेहतर और कोई नहीं जानता था और इसी वजह से इसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। इस कुख्यात डाकू को पकड़ने के लिए सरकार को 100 करोड़ का झटका लगा था। कहा जाता है कि वीरप्पन कई पक्षियों की आवाजें निकाल लेता था और इसी वजह से वो कई बार पकड़े जाने से बच गया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार वीरप्पन की असल कहानी क्या है। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात किया गया। कई बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन चलाए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ का खर्चा तक कर डाला, लेकिन इसके बाद भी वीरप्पन तक पहुंच पाना नामुमकिन था। अचानक से 18 अक्टूबर 2004 को हर मीडिया चैनल पर एक ही खबर चल रही थी कि दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। इस खबर पर लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन असल में वीरप्पन का एनकाउंटर हो चुका था। हालांकि वीरप्पन जैसे खतरनाक डाकू को पकड़ना और एनकाउंटर करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस की एक लंबी प्लानिंग के बाद वो पकड़ा गया। उस वक्त पुलिस ने मौका देखते ही 338 राउंड की फायरिंग की। यहाँ वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि ना ही पुलिस की दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी, लेकिन वीरप्पन ने तो पुलिस से दोस्ती भी की और दुश्मनी भी। पुलिस की दोस्ती ने वीरप्पन को मरवाया और पुलिस की दुश्मनी ने उसे मारा। वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी तो 1962 में शुरू हुई थी, जब वो सिर्फ 10 साल का था। महज 10 साल की उम्र में उसने एक तस्कर का कत्ल कर डाला और इसी वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक वीरप्पन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने ही वीरप्पन को स्मगलिंग के लिए उकसाया था, लेकिन जैसे ही वीरप्पन स्मगलिंग से खूब पैसे कमाने लगा तो अधिकारी मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। उसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के चक्कर में जंगलों में भाग गया और इसी से उसके जीवन की असल कहानी शुरू होती है। वीरप्पन कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे कीमती लाल चंदन की स्मगलिंग किया करता था। जब भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती तो ये भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता। इसके बाद पुलिस वाले वापस लौट जाते, क्योंकि बॉर्डर के नियमों को मानते हुए वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते और इसका फायदा वीरप्पन को मिलता। बिल्कुल इसी तरह की हरकतें ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। कहा जाता है कि जंगलों में रहते रहते इसने करीब 2000 हाथियों को मौत की नींद सुला दिया। 17 साल की उम्र में इसने पहले हाथी को मारा। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। ये हाथी के सिर पर ठीक बीचों बीच गोली मारता था, जिससे हाथी के प्राण वहीं निकल जाते। हाथियों के अलावा इसने 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से 97 लोग पुलिस वाले थे। यदि कोई भी इसके खिलाफ जाता या फिर इसे पकड़ने की कोशिश करता तो उसको मौत की सजा मिलती थी। वीरप्पन अपना नाम कमाने का बड़ा ही शौकीन था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसी वजह से उसने सुपरस्टार रजनीकांत को किडनैप करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो अपने आप को रजनीकांत से ज्यादा फेमस मानता था। लेकिन उसका ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद सन 2000 में उसने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण किया। करीब 108 दिनों तक राजकुमार को जंगलों में रहना पड़ा। राजकुमार को छोड़ने के एवज में उसने 50 करोड़ की फिरौती मांगी। इस घटना ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। लोगों में वीरप्पन की दहशत फैल चुकी थी। इससे पहले भी वीरप्पन ने 1987 में फॉरेस्ट विभाग के अफसर को किडनैप किया था और उसी वक्त एक पुलिस टीम को भी उड़ा दिया। इस हादसे में 22 पुलिस वाले मारे गए। इसने 1997 में 2 और लोगों को सरकारी अफसर मानकर किडनैप किया, लेकिन ये दोनों फोटोग्राफर निकले। 11 दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इतने कांड करने के बाद वीरप्पन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सन 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी नहीं होने पर उनको मार दिया। इसके बाद पुलिस को अपने आप पर शर्म आने लगी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ का इनाम भी रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद की कहानी वीरप्पन की मौत के कारण बनी।
2003 में विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया। उस वक्त जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। विजय कुमार ने स्पेशल टास्क फोर्स की कमान संभालते ही वीरप्पन से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना शुरू कर दी। पता चला कि वीरप्पन की आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में रंग लगाते समय उसकी कुछ बूंदें छिटककर वीरप्पन की आंख में जा गिरी थी। हालांकि विजय कुमार अच्छी तरह से जानता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विजय कुमार ने 1993 में वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे। उसे पकड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत थी। विजय कुमार को एक तरकीब सूझी कि क्यों ना वीरप्पन की गैंग में हमारे आदमियों को घुसा दिया जाए, और ऐसा करने में वो सफल भी हुए। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन इस बार ये नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में विजय के आदमी घुस चुके हैं। विजय कुमार ने बताया कि वीरप्पन को बाहरी दुनिया को ऑडियो और वीडियो भेजने का शौक था। एक बार ऐसे ही एक वीडियो में हमने देखा कि वीरप्पन को एक कागज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तभी हमें ये पहली बार संकेत मिला कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वीरप्पन भी अपनी आंख से काफी परेशान था और वो इसका इलाज करवाने की तरकीब लगा रहा था। वीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के लोगों ने उसे उकसाया कि वो समय रहते इसका इलाज नहीं करवाएगा तो उसकी आंख खराब हो सकती है। इन बातों को सुनकर वीरप्पन घबरा गया और इलाज करवाने की सोची। विजय कुमार के जो लोग वीरप्पन की गैंग में शामिल थे, उन्होंने बताया कि सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल तक ले जाएगी। इस बार वीरप्पन स्पेशल टास्क फोर्स के जाल में फंस चुका था। वीरप्पन को पकड़ने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जब वीरप्पन जंगल से बाहर निकला तो उसे पपीरा पट्टी गांव में एम्बुलेंस तैयार मिली। ये बिल्कुल वही लोकेशन थी जिसके बारे में वीरप्पन को बताया गया था। इस एम्बुलेंस पर लिखा था SKS हॉस्पिटल सेलम, लेकिन असल में ये कोई एम्बुलेंस नहीं बल्कि ये पुलिस की गाड़ी थी जिसमें ड्राइवर और इंस्पेक्टर पहले से बैठे थे। वीरप्पन और उसके कुछ साथी भी इस एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी। कुछ दूरी पर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और उसी वक्त ड्राइवर और इंस्पेक्टर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जिस जगह गाड़ी को रोका गया वहां पुलिस वाले पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ छिपे हुए थे। पुलिस वालों ने मौका मिलते ही वीरप्पन पर करीब 338 राउंड की फायरिंग कर दी, जिनमें से महज 2 गोलियां ही वीरप्पन को लगी। इस गोलीबारी में वीरप्पन मारा गया। जैसे ही वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर लोगों को लगी तो वो उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लोगों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हमने इसे सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं था और हमारी तरफ फायरिंग करने लगा। इसी वजह से हमें जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें वीरप्पन मारा गया। ये थी दक्षिण भारत के सबसे खूंखार डाकू वीरप्पन की कहानी। पुष्पा मूवी इसी डाकू के जीवन से जुड़ी हुई है, जो कि आज के समय में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक तड़कती भड़कती स्टोरी के साथ।